नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BNYS योग एंड नेचुरोपैथी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जो है वो संस्कृत के उच्चारण स्थानों के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक BNYS और BMS के लिए समान रूप से जो है उपयोगी रहेगा। तो देखिएगा, अपन चर्चा करते हैं उच्चारण स्थानों के बारे में। तो उच्चारण स्थान का मतलब है, हमने वर्ण पढ़े हैं तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, शरीर के किस अंग से इसका उच्चारण स्थान होता है। नहीं, मुख में भी अलग अलग विशेष स्थान है, जैसे तालु से हो रहा है, या कंठ से हम बोल रहे हैं किसी चीज को, या जीभ से बोल रहे हैं, इस तरीके से। अगर आपसे सिंपल सिंपल प्रश्न पूछा जाए कि उच्चारण स्थान कितने हैं, तब आप 8 बताएंगे। पाणिनीय शिक्षा में जो उच्चारण स्थान है वो 8 बताए गए, जिसमें पहला उर है, फिर कंठ है, फिर मूर्धा है, जीवा मूल है, दंत है, नासिका है, ओष्ठ है और तालु है। इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा बता रहे हैं। अगर मल्टीपल चॉइस आपके तो नहीं आएगा, फिर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने एक लाइन में, तो सीधा सीधा पूछे पाणिनीय शिक्षा का ना देकर के, तब आप 7 भी बता सकते हो। तब अमूमन आप 7 या 8 याद रखिए। पाणिनीय शिक्षा की बात करें तो अपन 8 करेंगे इसमें, ठीक। अब देखिए, एक एक उच्चारण स्थान की अपन जाओ यहाँ से बात ले लेते हैं कि एक एक उच्चारण स्थान है वो कौन कौन सा होगा। देखिएगा, देखो, एक एक अपने को इनको सूत्र याद कर लेना है, और सूत्रों से जो है वो अपना आसानी से ये जो है वो याद हो जाएगा। देखिए, पहला है अकू है विसर्जनीय है कंठ है। देखो ये पढ़िए आप, अकू है, मेरे साथ साथ बोलिए, अकू है विसर्जनीय कंठ। तो देखो, अकू है विसर्जनीय कंठ का मतलब हुआ कि ए, और ए के साथ में ए का दीर्घ आ, तो ए आ, फिर कै वर्ग पूरा, जैसे कै ख ग घ और अंग है, तो कै ख ग घ अंग है। आप अड़ा बुलाते थे अंग है, तो ये 5 ये वर्ण हो गए। और साथ में देखो है, एक है होता है स है होता है ना, तो खाली है, और साथ में विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। जैसे आप बोलेंगे ना कै, तो कै जैसे बोलेंगे तो पूरा मुंह खुलेगा, तो आपका कंठ आएगा, तो इसका उच्चारण स्थान अपना क्या, कंठ है। तो आप याद रखेंगे सूत्र, अको है विसर्जनीय कंठ है। देखो, एक तो अपना ए हो गया, ए के साथ अपना आ हो गया, इसका दीर्घ है, फिर कै वर्ग पूरा हो गया, जिसमें कै ख कै घ ग है, और फिर साथ में अपना है भी आ गया, और साथ में अपने विसर्ग आ गई। तो इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, कंठ होता है। सूत्र याद कर लेंगे, अकु है विसर्जनीय है कंठ। दूसरा सूत्र देखो अपने पास है, ये सूत्र आपको एज इट इज याद कर लेने हैं, और इन्हीं सूत्रों से आपको फिर बताने में आसानी रहेगी। तो जब भी 5 नंबर में आए तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो, बड़ा है तो आराम से लिख सकते हो, एक बार सूत्र याद हो जाएंगे तो। अगला है इचू येसा नाम तालु। देखो, अगला इचू येसा नाम तालु। इचू का मतलब ई है, ई का मतलब ई छोटी, ई दोनों बड़ी है। फिर च वर्ग है, च छ जय झ ये, तो च छ जय ये, फिर ये बच गया। और फिर ये पहला जो आप स बताते हो, हम पहले इसको सलजम वाला स कहते थे, आजकल हम इसको सलजम वाला स न बुला करके हम इसको जो है वो तालुबे श बुलाएंगे। तो देखो, हमने क्या पढ़ा, इचू यसानाम तालु, यानी ई है और बड़ी ई दोनों ई आ गई, और फिर च वर्ग पूरा, च छ जय झ ये, और फिर ये अलग से ये वाला वाला, तो ये, और खाली फिर स, यानी पहला स, इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तालु होता है। जैसे आप बोलेंगे सलजम, तो आपकी जीभ है वो ऊपर की तरफ टच करेगी, ऊपर तालवे को टच करेगी, इसलिए अपन बोलते हैं इसका उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। तो बोलेंगे इचू यसानाम तालु, इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तालव्य होता है। तो पहला पूछे पहला स कौन सा, तो आप क्या कहेंगे, तालव्य स होता है। अगला देखो हमारे पास है सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखो सूत्र पढ़ेंगे, ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखो, री वर्ण, री री होता है ऋषि वाला री, ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ अण, है ना। और फिर हमारे पास रे, रे पूरा, रेफ वाला जो रे होता है, ये रे पूरा। और फिर षटकोण वाला, जिसको आप पहले षटकोण वाला कहते थे, इनका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा होता है। मूर्धन्य का मतलब अपनी जीभ जो है वो वाइब्रेट करेगी। जैसे आप बोलो षटकोण है, तो जैसे आप बोलेंगे ना षटकोण, पूरी जीभ है वो मूर्धित हो जाती है, मुड़ जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं मूर्धा वाले। तो बोलेंगे री, रिकाल वाला ऋषि वाला री, फिर ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ न, और फिर रे, और एक श, जिसको आजकल आप षटकोण नहीं बुलाएंगे, आप सिर्फ मूर्धन्य श बुलाएंगे। इनका उच्चारण स्थान है वो कौन सा होता है, मूर्धा होता है। तो सीधा याद करेंगे, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऐसे ही देखो, अगला अपने पास उच्चारण स्थान है ऋतु लशानाम दंता। देखो लरी, एक तो लह भी है, और साथ में लरी, आपका लरी जो ल के नीचे री लगता है, ये लरी वाला। फिर तय वर्ग पूरा, तय थ द ध न, और फिर ये तुम्हारा लकार, लकार का मतलब ल, ये ल भी इसी में है। और फिर तुम्हारा शकार, यानी तीसरा स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंते होता है। जैसे आप सरस्वती जी बोलेंगे, सरस्वती जी, तो आपका जो जीभ है वो दांतों से टकराएगी, यानी इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंते से। तो देखो, तीनों सा आपको मिल गए। देखो, पहला स जिसको आप सलजम वाले बताते थे, आजकल आप इसको सलजम वाले नहीं बोलेंगे, इचू येषानाम तालु, तो ये तो कौन सा हो गया अपना, तालव्य से हो गया।
दूसरा से हम जिसको षटकोण वाला कहते थे, इसका क्या हो गया मूर्धा, तो इसको बोलेंगे मूर्धन्य स है या मूर्धा है। और तीसरा हमारे पास ये स जिसको आप पहले सरस्वती वाला स बुलाते थे, आज के इसको बोलेंगे आप दंत से, तो इसका उच्चारण स्थान क्या दंत है। तो हमने पढ़ा है लर्तु लसानाम दंता। तो एक तो सूत्र हमने पढ़ा अकु है विसर्जनीय कंठ है, दूसरा हमने पढ़ा इचु यशानाम तालु, तीसरा हमने पढ़ा रसु रटु रसानाम मूर्धा, चौथा हमने पढ़ा लर्तु लसानाम दंता। आगे वाला सूत्र पढ़ते हैं। अगला देखो, अगला हमारे पास है उपु उपदमानीय ओष्टो। देखो एक उकार है, ऊ ले लो, चाहे बड़ा ऊ ले लो, और साथ में हमारा पै वर्ग, पै में कौन से पै फै बै भै मै, इनका उच्चारण स्थान है। और साथ में उपदमानीय, देखो उपदमानीय बताते हैं अर्ध विसर्ग होता है। अगर पै से पहले अर्ध विसर्ग है और फै से पहले भी ये ऐसे आडी लाइन लिख दी आपने अर्ध विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ है। तो क्या बोलेंगे उपु उपदमानिया नाम ओष्टो। उकार हो गया, दोनों ऊ हो गए, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर पै वर्ग है, पै फै बै भै मै पूरा। और इनका और एक उपदमानीय जो है मैंने अर्ध विसर्ग वाला बताया है, तो उपदमानीय पै और भै है, इनको उपदमानीय बुलाते हैं। अगर कै और ख से पहले अर्ध विसर्ग बता देना तो उसको आप जीवा मूल बुलाते हैं, और पै और भै से पहले आधे विसर्ग आ जाए तो उपदमानीय कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। देखो बोलो आप, जैसे भालू, तो भालू बोलेंगे होठ आपके फड़फड़ाएंगे। जैसे बकरी बोलेंगे तो होठ फड़फड़ाएंगे, है ना। पापा बोलेंगे होठ फड़फड़ाएंगे। सोचो जिसके होठ ही नहीं है तो क्या पापा का उच्चारण स्थान कर पाएंगे। एक बार दोनों होठों को पकड़ के पापा का उच्चारण स्थान करके देखिए आप, कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब इनका उच्चारण स्थान कौन सा अपना होठ होता है। अगला हमारे पास देखो यम गणना नाम नासिका च। देखो ये यानी हर एक वर्ग का हमने पांचवा अक्षर ले लिया, क ख ग घ अंग हमने पढ़ा था। तो ये म ग न, इनका उच्चारण स्थान क्या है नासिका। तो ये नासिका में आते हैं। जैसे ये कार, मैं कार, अंगकार, अणकार, नकार, इनका उच्चारण स्थान क्या नासिका यानी नाक से बोले जाते हैं। देखो अकु है विसर्जनीय है कंठ में भी आया था कै वर्ग में, तो वहां भी आता है, तो इनके दो दो भी हो सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। अभी तो इतना याद करो कि पांचवा जो वर्ण है ना उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है नासिक होता है। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए कि पांचवें वर्ण का उच्चारण स्थान है कौन सा, तो आप नासिका ही बताएंगे, क्योंकि इनका ज्यादा बेटर कौन सा नासिका भी क ख ग घ च छ ज ट ठ ड ण त थ द न प फ ब मैं, इस तरीके से। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा है नासिका है। अब देखो अगला हमारे पास है ऐ दतो कंठ तालु। देखो ऐ दतो, देखो एक तो ए और दूसरा हमारे पास आई, इनका उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु दो है, तो दो दो उच्चारण स्थान है। कैसे देखो ऐ दतो, क्योंकि ऐ बनता है ए प्लस ई से, आप संधि में पढ़ेंगे ए प्लस ई से बनता है ए। तो देखो ईचु ईशा नाम तो तालु होता ही है, और अकुआ विसर्जनीय कंठ होता है, तो कंठ और तालु मिलके क्या बना गई कंठ तालु, इसलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है कंठ तालु। ऐसे ही ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है दंत कंठ ओष्ठ, यानी इनका कंठ भी है और साथ में ओष्ठ भी है, क्योंकि इसमें ऊ भी आता है, ए प्लस ऊ ही तो औ बनता है। तो ए है तो हो गया, और फिर ऊ आ गया तो ऊ ओष्ठ होता ही है, तो अपने आप ही हो गया अपना ए और ऊ से। तो इसे बताते हैं कंठ और ओष्ठ है। इसी प्रकार